अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। हुआ ये कि हमने पिछले दिनों बल्कि कल परसों जो है हमने एक मार्केट में बड़ा फ्लश आउट देखा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को जाके देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20% गिरा है, कोई 30% गिरा है। लेकिन आज आपको ऑल्ट्स में रिलीफ रैली जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अगर आप वीकली में देखें तो अभी भी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अभी भी डाउन है 9% और 13%, कोई 10%। लेकिन आज का दिन अगर आप देखें तो ऑल्ट्स में थोड़ा रिलीफ आया है। अब ये रिलीफ क्यों आया है? ये इसलिए नहीं आया कि ए वैक्स जो था वो सपोर्ट पे था या वो उसके टेक्निकल्स बहुत अच्छे थे। वो सिंपल सी बात है कि जो डोमिनेंस है वो रिजेक्ट हुई है अपने लेवल से। डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है, इट मीन्स कि पैसा जो है वो बिटकॉइन से निकल कर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आया है। तो सिंपल सी बात है जिसकी वजह से ये सारी मार्केट आपको ग्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, अगेन अगर आप मार्केट में बिटकॉइन को और बिटकॉइन की डोमिनेंस को नहीं स्टडी कर रहे, ठीक है, आपका मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है। आप कमा लोगे मार्केट से, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद अपना पोर्टफोलियो कुछ ग्रो करने के बाद सारा लूज़ कर दो, क्योंकि आप बड़ी पिक्चर जो है वो मिस कर रहे हो बिटकॉइन की। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन होगा तो ऑल्ट कॉइन्स होंगे, बिटकॉइन नहीं होगा तो ऑल्ट कॉइन नहीं होंगे। ऑल्ट कॉइन में सिर्फ ट्रेडिंग इसलिए की जाती है, ठीक है, ये बड़े बड़े जो पैसा जो है बिटकॉइन से निकल के ऑल्ट कॉइन में सिर्फ इसलिए आता है कि अगेन अल्टीमेटली जो इंसान है वो ग्रीडी है। उनको पता है कि मैं बिटकॉइन से ज़्यादा जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मुझे ऑल्ट कॉइन में मिल सकता है, ना कि बिटकॉइन में मिलेगा। अल्टीमेटली उसकी ग्रीड जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन में आता है। ऑल्ट कॉइन की वजह से लोग और एक्सचेंजेस भी ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा कमा रही होती हैं। सारा कुछ रिटेलर जो है उनके पास बिटकॉइन को बाय करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो सारा पैसा रिटेलर जो है, एक न्यू भी बंदा जो है जिसको मार्केट का बिल्कुल भी पता नहीं है, वो इन कॉइन्स में ट्रेडिंग कर रहा होता है, जिसकी बेस पे उनको ट्रैप करना बहुत इजी होता है। ठीक है, और अब ये सारी ट्रैपिंग चल रही है। ठीक है, तो आपने हमेशा मार्केट का को बिगर पिक्चर में देखना है कि मार्केट बिगर पिक्चर में क्या कह रही है। ठीक है, सो उस हिसाब से जो आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, अगेन बीटीसी को और बीटीसी की डोमिनेंस को स्टडी करो। आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है अगर स्विंग ट्रेडिंग भी लेनी है तो आपने पहले ये देखना है कि भाई बीटीसी क्या कह रहा है या बीटीसी डोमिनेंस क्या कह रही है, तो उस हिसाब से जो है आपने अपना जो स्केजुअल है उसको सेट करना है। अच्छा, बीटीसी को अगर हम देखें तो ये प्लान हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे लेवल जो हैं, रेंजेस, और हमने सब मार्क की भी थी। ठीक है, और आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कहा था, जब हम इस पॉइंट पे थे, मैंने कहा था कि हम जो है एक पुश दे सकते हैं ऊपर की तरफ। 1,07,000 कहा था मैंने। ठीक है, अब ज़ाहिर है एग्जैक्ट तो चीज़ें नहीं होती, तो 1,07,000 तक मैंने कहा था कि मार्केट जाएगी, वहाँ से जो है वो एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीट हुई हुई थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर हीट होने का मतलब क्या है, कि फंडिंग रेट्स और ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं। क्योंकि मार्केट फ्यूचर्स पे चल रही होती है, मार्केट स्पॉट पे नहीं चल रही होती। एक्सचेंजेस आपसे कमाती हैं सिर्फ फ्यूचर वालों से कमाती हैं, उनको लिक्विडेट करके कमाती हैं। ठीक है, आप स्पॉट जो कर रहे होते हैं उनसे मार्केट नहीं कमाती, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली होल्ड करना होता है और वो होल्ड करके बैठे होते हैं। उनकी प्राइस तो उस टाइम पे नीचे आ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जब प्राइस ऊपर जाती है वो दोबारा प्रॉफिट में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है वो स्पॉट किया करो जो भी फ्यूचर्स करते हैं। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर्स है भी गलत, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो एक चीज़, चलो आपने मान लिया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस्लाम को भी थोड़ा साइड पे कर दो फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आप कहते हो जी मुझे हलाल, आप कहते हो हलाल है जी फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन आप उसकी अगर लॉजिक्स देखो ना तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी ऐसा फ्यूचर ट्रेडर नहीं है जो सक्सेसफुल हुआ हो। ठीक है, एट एंड जो है उसका वो लिक्विडेशन ही होता है। ठीक है, क्यों? अगेन जो यार ये मेरे साथ वाले घर वालों ने डॉगी पाला हुआ है, तो वो बोलना शुरू हो गया। एक सेकंड। हसन भाई अब पाकिस्तान में होता है या किसी और मुल्क नहीं, में मैं होता सऊदीया में होता हूँ। सो
वो उनका एंड जो होता है वो लिक्विडेशन ही होता है, क्योंकि वो जो है बिटकॉइन को मिस कर रहे होते हैं, ग्रीड उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा है, लाइक लोग $50 लगाते हैं और $150-200 हो जाता है, और मतलब लेवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, फला यूज़ कर रहे होते हैं। सो ग्रीड इंसान की बढ़ती रहती है, तो लॉजिकली जहाँ पे ग्रीड इंक्रीज़ हो रही है, आप जब आपकी ग्रीड इंक्रीज़ होती है तो आप फोकस करना भूल जाते हो चीज़ों पे, और अल्टीमेटली आपको मार्केट इतना गंदा यही होता है। ये जो आप देखो, एक घंटे के अंदर जो है BTC और 10% जो है 12% गिरा है, और उसके अंदर एक मतलब $10,000 जो है BTC एक घंटे के अंदर जो है वो गिर गया और आपको लिक्विडेट कर दिया। ठीक है। सो कहने से मुराद ये है कि फ्यूचर्स को आपने अवॉइड करना है हर सूरत में। ठीक है। तो ये तो था BTC में। उसके बाद हमने देखा कि एक पुश आया ऊपर की तरफ, दोबारा से लोगों को दोबारा से ट्रैप किया गया। ठीक है। इसको कहते हैं, जब भी कोई डंप आता है ना मार्केट में, तो वो डिफरेंट फेजेस के अंदर आता है। ये नहीं कि डंप आया और मार्केट रिकवर करके ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होता। मार्केट डंप आते हैं, फिर एक जगह पे कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा पंप देती है, लोगों को ट्रैप करती है, फिर सेकंड राउंड जो है डंप का वो स्टार्ट होता है, फिर रिकवर करके थोड़ा, फिर आप मार्च में अगर जाके BTC की प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि एकदम प्राइस नहीं गिरी। ठीक है। एकदम 48 पे नहीं आ गई, वो फेजेस के अंदर आई है। वो फेजेस क्यों होते हैं भाई? अगर सब मार्केट जो है वो सीधी सीधी ऐसे नीचे आ जाए, और ऊपर चली जाए, क्या मज़ा है? ठीक है। लोगों को कैसे लिक्विडेट किया जाएगा? मज़ा तो तब है ना जब लोगों को ट्रैप किया जाए, लोगों को पागल कर दिया जाए। ठीक है। उनके इमोशंस के साथ खेला जाए, तब मज़ा आता है। ठीक है। सो मार्केट मेकर्स जो हैं वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपकी ग्रेड को बढ़ाते हैं, आपको फेयर में डालते हैं, वो कर के एट द एंड जो है आपको कंगाल करके छोड़ते हैं वो। ठीक है। सो ये एक ब्रूटल मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, इसकी ये साइड है। ठीक है। ये एक इसकी डार्क साइड है, क्योंकि मैं हमेशा इसकी अच्छी साइड भी दिखाता हूँ और इसकी बुरी साइड भी दिखाता हूँ। ठीक है भाई। ये है, यहाँ पे लोगों ने करोड़ों अरबों डॉलर जो है, लाखों डॉलर डेली बेस पे जो है लोग यहाँ पे लूज़ करते हैं। ठीक है। ये बहुत ब्रूटल मार्केट है। ठीक है। इसको बनाया ही इसी तरीके से गया है कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने आपको लूटना होता है। ठीक है। आपको लिक्विडेट करके, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा पोर्शन होता है एसेट्स का कि वो आसानी से जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आप मैनिपुलेट हो भी जाते हो। सो ये उसके बाद एक लिक्विडेशन दोबारा से हमारा राउंड पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट हुआ डंप का। लेकिन ये जो पार्ट 2 था ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था इसकी निस्बत। ठीक है। ये डंप था भी कम, लेकिन ये स्कैरी इस वजह से था कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो BTC की डोमिनेंस है वो ऊपर गई है। ठीक है। जिसने ऑल्ट्स को बहुत गंदा तरीके से जो है वो अफेक्ट किया है, और ये डंप इस वाले डंप से ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि डोमिनेंस इसमें ऊपर गई है और आपके ऑल्ट्स जो हैं वो बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। जब ये इस लेवल पे था, मैंने कहा था कि ये जो रेड जोन है आपने इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे की सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस कर सकती है, और जब ये बाउंस करेगी तो मींस के मार्केट अभी तक नीचे आ रही है, उसने अभी तक कोई ऐसा लोअर हाई नहीं बनाया अपना। ठीक है। अगेन मार्केट अपना लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाती है, लोअर हाई, लोअर लो बनाती है। इस तरह चलता है ट्रेंड, इसको कहते हैं ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड्स में चलती है, ऊपर की तरफ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह एक ट्रेंड चलता है, और इस तरह डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है। सो मार्केट जब भी इस तरह आपको नीचे डाउन ट्रेंड हो रहा है तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि भाई लोअर हाई जो है वो बन सकता है, और आपने देखा कि ये जो लोअर हाई बना है इसमें ऑल्ट्स का जो है बेड़ा गर्क हुआ। तो सो एज सून एज हम इस लेवल को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम सेफ़ हैं। ठीक है। मज़ीद जो है डोमिनेंस जो है यहाँ से हमें गिरती हुई नज़र आएगी, और ऑल्ट्स में हमें रिलीफ नज़र आ रहा है। डोमिनेंस यहाँ से यहाँ तक आई है, और आपके ऑड्स जो हैं 10-15% जो है वो इंक्रीज़ उनमें आ गया। सो यही प्लान था मेरा कि हम यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करें, उसके बाद पंप करें, और यहाँ तक हमारा पंप हो, हायर लो कंफर्म करें, उसके बाद हम नीचे जाएं। लेकिन अगेन ये मार्केट है, आप इसको सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चल रही होती है। बाकी नो वन नोस मार्केट का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, कौन कितना डंप करेगा, वो आप कोई भी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। आप जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे चल रहे होते हो। तो अभी तक प्लान यही है कि अगर तो हम इसके नीचे रहे तो हम इसको ऑफिशियली हम इसको अपना एक हायर लो कंफर्म करेंगे, और मार्केट जो है अल्टीमेटली यहाँ से गिरेगी, और ऑल्ट्स में जो है आपको अच्छा रिलीफ जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा जो
आप देखें कॉइन ग्लास के ऊपर एक RSI हीट मैप होता है, ठीक है। अभी मैं 2-3 दिन पहले इसको देख रहा था, तो सारे ऑल्ट कॉइन इस टेरिटरी में फिर रहे थे, ओवरबॉट जोन में। मींस के मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ओवर हीटेड हो गई थी। अब देखो ये डंप आया है, सब कॉइन्स तकरीबन न्यूट्रल जोन के अंदर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अगर मज़ीद डंप आता तो ये वीक ओवरसोल्ड जोन में आए थे। मतलब ये क्या है, RSI, मतलब इन सारे ऑल्ट कॉइन की जो RSI है वो रीसेट हो गई है, क्योंकि ये यहाँ पे थे। सो अगेन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आए तो आप शॉर्ट कर दो या यहाँ पे आए लॉन्ग कर दो। होता ये भी है कि एक एक महीना 2-2 महीने मार्केट पंप करती रहती है और कॉइन इसी ओवरबॉट जोन में जो है वो रहते हैं, ठीक है। अभी मोस्टली जो कॉइन्स हैं वो आपके ओवरबॉट जोन में थे, अब मार्केट ने उनको रीसेट किया। अब देखें सब जो है वो न्यूट्रल जोन में, कोई जो है वो वीक जोन में आ चुका है, ठीक है। सो ये चीज़ है, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मार्केट को ओवर हीट जिसकी वजह से हुई थी वो थे फंडिंग रेट हीट मैप, ठीक है। सो मार्केट में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रेट जो है, फंडिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गए थे। आप देखो ये वाला जो एरिया है सारा, ये बहुत ज़्यादा जो ऑरेंज हुआ है, इट मीन्स कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवरेज थी, उनको रीसेट करना ज़रूरी था ऊपर जाने के लिए। सो आपने देखा कि BTC जो है 5 दिसंबर को 99 पे चल रहा था, तो आपने यहीं से समझ जाना था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तकरीबन 100% के करीब जो है फंडिंग रेट्स इंक्रीज़ हो गए थे BTC के। तो आपने समझ जाना था कि मार्केट में एक पुल बैक जो है वो आ सकता है, क्योंकि मार्केट सीधी सीधी कभी भी ऊपर नहीं जाती। सो 99% के बाद आप देखें कि जो BTC है वो उसके फंडिंग रेट किस तरह रीसेट होना शुरू हुए हैं और इस टाइम पे 10 पर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो ये एरिया जो है वो ग्रीन हो गया है, इट मीन्स के मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो लेवरेज थी। अब देखो अगर आप इसको डे पे लेके जाओ तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जो है आपको ऑरेंज वगैरह जो इंटरफेस है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इट मींस के मार्केट से जो फंडिंग रेट्स हैं वो बिल्कुल रीसेट कर दिया गया। अगर आप वीकली पे जाके देखें तो आप देखो कि पिछले हफ्ते से मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई थी, अब उसको जो है वो रीसेट कर दिया गया है, ठीक है। सर वैसे बेसिकली फंडिंग रेट मतलब होता क्या है? मतलब बेसिकली फंडिंग रेट मतलब हीट मैप है इसका? यार जो है ना, जब मैंने अगेन कहा है कि मार्केट जो है ना फ्यूचर्स पे चल रही होती है, तो फंडिंग रेट्स ये ना फंडिंग फ़ी होती है, ठीक है। ये बायर्स और सेलर जो आपकी फ्यूचर्स पे ट्रेड हो रही होती है ना, ठीक है, उनकी फीसिस होती हैं, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा फंडिंग रेट ऊपर हो रहा है तो उसका ये होता है कि जी लॉन्गर्स ने ज़्यादा फ़ी पे की हुई है, इस तरह कुछ होता है, ठीक है। सो आप जाके ना इसको जेमिनाई पे जाके लिखना कि व्हाट इज़ फंडिंग रेट्स एंड व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट, वो आपको बहुत अच्छे डिटेल में समझाएगा कि ओके, फंडिंग रेट जो है थैंक वो यू। क्या होता है, ठीक है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो ये फंडिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में मैं अभी भी जो है ना वो थोड़ा वो डरा हुआ हूँ, वो है ओपन इंटरेस्ट। आप देखें कि ओपन इंटरेस्ट टिल 19 बिलियन पे हैं, ये नहीं हिल रहे। इट मीन्स कि मार्केट से छोटे रिटेलर्स को बाहर किया गया है, वेल्स अभी भी बैठी हुई हैं, ठीक है। इट मीन्स कि मार्केट में अभी भी जो है वो एक पुल बैक की जो है वो आसार हैं, मतलब कि बड़े क्रैश के आसार हैं, क्योंकि अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट है CME, आप CME पे देखो, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे और बाइनेंस पे 12 बिलियन पे आ गए। ये मैंने आपको कहा कि नॉर्मल मार्केट में ये कहाँ पे होते हैं, 10 बिलियन से नीचे होते हैं, ये 8-9 बिलियन पे होते हैं। जब ये 10-11 बिलियन पे आते हैं तो मार्केट में एक पुल बैक आता है नॉर्मल मार्केट में जो पीछे। लेकिन ये बुल मार्केट है तो इसलिए ये 19 बिलियन तक 20 बिलियन तक आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं हिल रहे बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये थोड़ा एक स्कैरी चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि मार्केट जो है अभी उस तरीके से जो है हमें एक फ्लश आउट नहीं आया मार्केट में जो एक आना चाहिए था, जो इन ओपन इंटरेस्ट को जो है वो फुली तरीके से रीसेट किया जाए। ओपन इंटरेस्ट अभी रीसेट नहीं हुए, फंडिंग रेट्स को अभी रीसेट अभी हुए हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ है कि जो मुझे थोड़ी वो करती है। लेकिन अगेन आज आए, कल आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, ठीक है, वो मार्केट में एक फ्लैश क्रैश, एक बड़ा क्रैश जो है बिटकॉइन में आ सकता है। अगेन ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पिछली हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हर बुल मार्केट में इस तरह 30% के क्रैश आए हैं BTC में। अभी तक BTC में एक 30% का 25% का क्रैश आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। और मैं ये पिछली वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ कि कहाँ पर आए हैं, वो आप पिछली वीडियोज़ जाके मेरी सारी लाइफ जो है वो उसको
देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बीटीसी को अगर हम वीकली पे जाके देखें, मैं साफ चार्ट खोल लेता हूँ। अगर आप बीटीसी को वीकली पे करें तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कहा था कि हम इस वीक के ऊपर थे, तब इस वीक पे थे शायद, तो एक इस पॉइंट पे हम 97 पे उस वक्त ट्रेड हो रहे थे। तो मैंने आपको इस तरह का एक पैटर्न बना के दिया था। ये मैंने आपसे कहा था कि अगर आप हिस्टोरिकली जाके चीज़ों को देखें तो हमने कंटिन्यूसली 3 हफ्तों में क्या है, ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, 1 2 3 और 4 में आपने देखा कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। तो मैंने कहा था कि ये जो लेवल्स हैं ये टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखें तो मैंने आपको यहाँ भी मार्क किया था पिछली बुल मार्केट में। BTC USDT, ये देखें, ये अभी मार्क हुए हैं। ये पिछली बुल मार्केट थी, इसमें मैंने आपसे कहा था कि देखो 1 2 3 4, उसके बाद आपने एक पुल बैक देखने को मिला मार्केट में। अभी भी यही हुआ है कि आपने देखा कि एक बुल फ्लैग टाइप का मार्केट ने बनाया, उसके बाद मार्केट ने पंप किया, उसके बाद एक बड़ा जो है वो एक सेल ऑफ आया, जिसमें आपने देखा कि मार्केट जो है वो कितने परसेंट गिरी, ऑलमोस्ट ये जो क्रैश था ऑलमोस्ट 50% का था। बिटकॉइन 50% जो है वो गिर गया था। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई। सो अगेन मैं अब यहाँ पर भी मैं यही जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम दोबारा से जो है वो एक थोड़ा सा लाइक एक रिलीफ देखें मार्केट में। ये जो मेरा ये वाला प्लान है, ठीक है, ये अभी का प्लान नहीं है। देखें, कुछ होते हैं आपके शॉर्ट टर्म प्लान और कुछ होते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। हम ये है कि हम थोड़ा प्राइस को यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखें, बिटकॉइन 100K पे वापस आ गया, दोबारा से हम यहाँ तक जाता हुआ देखें 1,10,000 तक, 1,12,000 तक। वहाँ से हम दोबारा से क्या करेंगे, एक बड़ा जो है वो एक सेल ऑफ मार्केट में आ सकता है। उसके बाद हम अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई जो बुल मार्केट का टॉप होगा उसमें बनाएंगे। और ये जो क्रैश आएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगेन दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, हिस्ट्री की बेसिस पे ये है, ठीक है। सो ये जो अगर पुल बैक आएगा ये आपको बहुत से लोगों को मार्केट से बाहर कर देगा, ठीक है, बहुत से लोगों को मार्केट से बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो ये जो है आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म लेवल्स पे देखें बीटीसी को, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हैं, ठीक है। अभी तक बीटीसी जो है उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है अब आपकी आसानी के लिए कि ये मैक्रो रेंज है, ठीक है, उसका ये हाई है, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रो मिड रेंज है, ठीक है, जो पूरी रेंज है, ठीक है, उसका मिड लेवल ये है। और ये वाला जो लेवल है ये रेंज लो है, माइक्रो रेंज लो। लेकिन अगर मैक्रो रेंज का देखें तो ये मिड लेवल बनता है, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे समझाऊँ कि एक रेंज चल रही है, ये मैक्रो रेंज है, बड़ी रेंज, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये पूरी एक मैक्रो रेंज है, लेकिन इसके अंदर ये जो ये वाली रेंज है ये माइक्रो रेंज है, ठीक है। तो ये माइक्रो रेंज का रेंज हाई, मिड रेंज और रेंज लो। लेकिन मैक्रो के हिसाब से ये जो लेवल है ये क्या है, मिड रेंज, और ये रेंज लो और ये रेंज हाई, ठीक है। सो अभी हम किसको मेंटेन कर रहे हैं, हमने यहाँ तक आए, रेंज लो को टेस्ट किया हमने, माइक्रो मिड रेंज को हमने टेस्ट किया, और उसके बाद हम ऊपर गए, दोबारा से डिविएशन दी, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले ही डिविएशन दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट जो है वो अब जो है वो डंप कर सकती है। यहाँ पे हमने डिविएशन दी, उसके बाद नीचे आए, लोगों को दोबारा से ट्रैप किया, यहाँ पे असल बंदे ट्रैप हुए थे, ठीक है। दोबारा से यहाँ डंप के बाद लोगों ने समझा बस अब फंडिंग रेट रीसेट हो गए हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, बस अब हम बुल मार्केट आ गई है और हम जो है ना 10x कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हुआ
कि मार्केट ने यहाँ से फ्लश आउट दिया, और ये जो फ्लश आउट था ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था, क्योंकि इसमें ऑल्ट कॉइन्स आपके वो 20-20, 30-30% गिर गए। अगेन आपने देखा कि 1 घंटे में $10,000 की जो है विक आ गई, ठीक है। तो ये वाला प्लान भी कि जो मैं कह रहा हूँ कि CME गैप को जाके नीचे फिल करे और वो सारा कुछ हो, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। सो ये बुल मार्केट का वो है। अगर आप इसको वीकली पे जाके देखो तो ये छोटी सी करेक्शन बनती है, और इससे बड़ी बड़ी करेक्शन जो है बुल मार्केट्स में आई हैं। सो ये अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो ये मत समझना कि अब हम बेयर मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, अब ख़त्म हो गया सब कुछ। वो यही फील करवाना चाहेंगे आपको फेयर में डालेंगे कि आप समझ जाओ कि बेयर मार्केट जो है अब स्टार्ट हो चुकी है, और अब जो है हम जा रहे हैं नीचे। कुछ लोग सेल कर देंगे, कुछ लोग सब्र करेंगे, कुछ ये होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर लोग फोमो करेंगे दोबारा से, फिर दोबारा एंटर करेंगे टॉप पे। अभी भी तो यही हुआ है ना कि लोग भाई इथीरियम रेजिस्टेंस पे 4000 पे, आप क्यों बाय कर रहे हो इथीरियम को, ठीक है। आप जो है कितने ऑल्ट कॉइन अपनी वीकली रेजिस्टेंस पे आए हुए हैं, कुछ जो है उन्होंने ब्रेकआउट किया है भाई, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करती है मार्केट। तो कुछ ऑल्ट कॉइन में आपको काफ़ी दिन से कह रहा था कि ऑल्ट कॉइन ने बहुत जो लंबी कंसोलिडेशन है उनको ब्रेक किया, अब वो रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो रीटेस्ट पे आप बाय करो, या आप ये क्यों कर रहे हो कि एक टॉप ब्रेक हुआ है उसके बाद आप जो है कंसोलिडेशन ब्रेक हुई है, आप जो है ऊपर बाय करो। इथीरियम 4000 पे क्लियर रेजिस्टेंस है, और मतलब कि जो हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, आप उस पर जाके इथीरियम को बाय कर रहे हो, तो ये तो होगा ना, ठीक है। अगर हम ये वाली रेंज ना पहले भी बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन शॉर्ट टर्म में मेरा वही प्लान है कि अगर तो ये मिड रेंज जो है माइक्रो मिड रेंज होल्डेड रही, हम ऊपर जा रहे हैं, और आपने देखा कि इसको हमने होल्ड रखा और यहाँ से पंप दिया और राउंड द बॉटम हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और हम रेंज हाई को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता तो सीधा हमने यहाँ आना था 90 पे, ठीक है। और ये जो मार्केट यहाँ पर आई है, आपको याद होगा कि जब ये फ्लश आउट आया था मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो विक है ना, जब इस तरह की विक्स बनती हैं मार्केट उनको रीटेस्ट करने के लिए आती है, उनको फिल करने के लिए। आपने देखा कि ये फिल करने के लिए इसको आया बिटकॉइन, ठीक है। सो ये अगर लेवल ब्रेक हुआ ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है माइक्रो मिड रेंज, ठीक है, सॉरी मैक्रो मिड रेंज, ठीक है। इस पूरा जो चैनल चल रहा है, ये जो अगर आप देखें बिटकॉइन इस वक्त एक कंसोलिडेशन के अंदर है, इस रेंज के अंदर है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो फिर आपका ईजी जो है वो 85-86 पे बिटकॉइन जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये प्लान है। इस तरह का जो एक सिनेरियो है वो पीछे भी हो सकता है, हो सका है, सॉरी हुआ है। अच्छा, अगर आप जाएं दिसंबर ये यार वो मुझे मिल नहीं रहा, इस तरह का स्ट्रीम स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट ने बनाया है। हाँ ये नहीं, ये नहीं था। खैर मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पे ना बिल्कुल सेम। असल में ये 4 आवर का चार्ट है तो इसलिए ना ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने बनाया जिस तरह के अभी ये बन रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइव पे दिखा दूँगा। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे भी हमने सेम जो डिविएशन दी ऊपर, मिड रेंज को होल्ड रखा, फिर ऊपर गए। उसके बाद जो है आपने देखा कि वहाँ पे ये वाला जो मिड रेंज है माइक्रो मिड रेंज ये टूटा। उसके बाद हमने यहाँ पे आके इस तरह की डिविएशन दी और उसके बाद हम ऊपर गए, ठीक है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो 4 आवर पे पीछे भी बना हुआ है पिछली हिस्ट्री में, मतलब पिछली बुल मार्केट में, ठीक है। सो अभी भी मार्केट जो है वो इसको फॉलो कर रही है।
उसके अलावा हमने ईद को देखा था। ईद का मैंने बताया था कि जो हसन भाई, इससे पहले आप ईद पे जाएं, सिर्फ एक समरी, यानी कि आप फरमा रहे हैं कि आपका एनालिसिस ये है कि मार्केट 1718 पे जाके फिर एक मेजर क्रैश ले सकती है। अब दिस इज योर। देखें अगेन ये मेरा जो है ना एक व्यू है कि 178 भी नहीं, मे बी 110 तक चले जाएं, 111 तक चले जाएं, ठीक है। सो मार्केट एक बड़ा क्रैश वहाँ से ले सकती है और उसके बाद दोबारा से जो बुल रन का टॉप होगा वो हमें देखने को मिल सकता है दोबारा से, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप देखें, अगर अब अगेन मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूँ, आपने देखा कि जब हमने पिछले बुल मार्केट का ये टॉप था 2016 वाली जो बुल मार्केट थी ना, ठीक है, वो टॉप हमने बनाया इस पॉइंट पे। उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 2020-21 वाली बुल मार्केट आई, ये हमने टॉप बनाया। तो जब भी पिछली बुल मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो ब्रेक करती है तो इस तरह पैराबोलिक उसमें एक पंप आता है, ठीक है। और कितने हफ्ते चला था, 1 2 3 4 हफ्ते के बाद एक बड़ा पुल बैक आया था। और ये पुल बैक कितना था, अब अगर आप इसको टॉप से नीचे तक मेजर करें तो ऑलमोस्ट 30% का। मींस कि बिटकॉइन जो है वो 41,000 से कहाँ आके गिरा था, 29,000 से, ठीक है। 41 से आके गिरा 29 पे, 28 पे। अगेन सेम स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है कि हमने टॉप को ब्रेक किया, पिछले बुल मार्केट के टॉप को हमने यहाँ पे ब्रेक किया और 1 2 3 और चौथे उसमें हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, फिर हमें करेक्शन देखने को मिली, फिर हमें करेक्शन देखने को मिली। लेकिन क्या ये करेक्शन जो आई है, क्या ये करेक्शन इतनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? इसको अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें, सिर्फ 13% की है। उस तरह की करेक्शन हमने देखी नहीं है जो बुल मार्केट्स में आया करती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से इसने ऑलमोस्ट तकरीबन 18% की करेक्शन दी थी, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह की बड़ी करेक्शन जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली। अगेन मार्केट्स ऐसे सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती। अब वो यहाँ पे आके आती है या यहाँ से आ जाती है, वो कोई भी नहीं जानता, या नहीं आती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना आए, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है, अगेन एज अ ट्रेडर आपको बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होना पड़ता। आपको पिछले हिस्ट्री को देख के अपने प्लान्स पे, अपने डिसीजन पे जो है वो स्टिक रहना होता है। बाकी मेरे प्लान्स जो हैं वो मेरी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास वैलिड पॉइंट्स हैं कि ये क्यों आ सकता है, क्यों। मेरे पास डेटा है, पिछला डेटा है। ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको दिखाया, अभी तक बिल्कुल उसमें एक चेंज नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है। 19 बिलियन के 19 बिलियन है। इट मीन्स कि मार्केट में अभी लोग बैठे हुए हैं। और आपको पता है इस बुल मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, फंडिंग रेट रीसेट हो गए, चलो जी ऑल इन हो, जो अब हम जा रहे हैं ऊपर। आपको पता है पिछले बुल मार्केट में लोगों को फंडिंग रेट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। अब वेल्स को भी पता है कि रिटेलर थोड़ा होशियार हो चुका है, पहले की निस्बत पढ़ा लिखा हो चुका है, उनको चीज़ों का पता है। सो वो उसी तरीके से उन्हीं स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए वो अब थोड़ा एक आपको ट्रैप करेंगे नई नई चीज़ों से, ठीक है। सबको पता है कि भाई उन्हें, आप देखो पूरे ट्विटर पे जो है बातें हो रही हैं जी, फंडिंग रीसेट हो गई है, चलो जी अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब जाने दो ऊपर, ये है वो है, बुल मार्केट वो है। तो उनको यही चाहिए होता है सारा कुछ। अगेन अगर हम इथीरियम पर आएँ तो ये आप देखो कि हम डेली रेजिस्टेंस पे थे। अगर आप इसको वीकली पे लेके जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और इसने आके इसको टैप किया है और थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है। सो क्यों आप यहाँ पे बाय कर रहे हो? या तो आप वेट करो कोई पुल बैक का, या इसके क्रॉस होने का वेट करो। अगेन जो इथीरियम है वो पिछले बुल मार्केट का जो टॉप है इथीरियम का वो ये है। अभी तक ऑल टाइम हाई इथीरियम ने कितना बनाया, 4800 का, ठीक है। अभी हम यहाँ से कितना दूर हैं, ऑलमोस्ट
18% दूर हैं अभी, ठीक है। अब अगेन ज़रूरी नहीं है कि इथेरियम यूँ जाता रहता और 4800 को जाके टच कर देता, ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन लेती है। तो ये लेवल जो है ये बहुत अच्छा था। ये मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब ये लेवल होल्ड होता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इथेरियम की, जिन लोगों ने मिस कर दिया इस रैली को। और अगला जो लेवल है वो ये है 3300 वाला, और अगला जो है लेवल 31। तो ये इस एरिया में आपको जहाँ भी इथेरियम बनता है मिलता है, आप भर भर के इथेरियम जो है उठा सकते हो, ठीक है। सो ये इथेरियम है। अगर हम ETH BTC पे लेके चलें तो हमने इथेरियम की रैली जो है 3000 से पकड़ी थी, वो इस बेस के ऊपर, ठीक है। अब अगेन जब भी किसी प्राइस एक्शन में मंथ्स का जो है डाउन ट्रेंड होता है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि उसमें डाउन ट्रेंड है वो एकदम से यूँ वी शेप में रिकवरी में यूँ रिकवर हो जाएगा। उसको टाइम लगता है शेप करने में, ट्रेंड चेंज करने में, उसको टाइम लगता है, ठीक है। उसको टाइम देना चाहिए। जब कब से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर आप देखो अगस्त 22 से ETH जो है वो BTC को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और उसका जो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में। और आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ से बॉटम बना के फ़ौरन से यूँ चली जाए, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। मार्केट को टाइम लगता है। अब देखें कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल शेप बन रही है ETH BTC की। राउंड द बॉटम स्ट्रक्चर है, ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर है। जब भी किसी ऑल्ट कॉइन में इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, राउंड द बॉटम, इस लेवल को होल्ड कर रहे होते हैं, मल्टीपल कैंडल्स एक लेवल में बन रही होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आप एंट्रीज ले सकते हो। तो ये बता रहा है कि सून हमें जो है वो इथेरियम में जो है वो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब तक हम, अगर मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करूं, तो देखें ये लेवल है, इथेरियम इसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है ETH BTC। जब ये इसको फ्लिप कर देगा तो फिर ये इथेरियम के अंदर अगेन मैं ETH BTC में ऐसी कैंडल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, और इथेरियम जो है अगेन इथेरियम विल मेल्ट फेसेस, ठीक है। और ये जो जोन है ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बहुत हैवी मंथली वीकली डिमांड जोन था, जहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, और ये रिवर्सल का साइन है। यहाँ पे डॉजी कैंडल टाइप बनी थी, और आई थिंक कि इथेरियम का जो BTC चार्ट है, ETH BTC चार्ट, वो अपना रिवर्सल जो है वो कर चुका है। अब यहाँ से इसने ऊपर ही जाना है, अब नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगेन जब इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होता है तो उसको टाइम लगता है थोड़ा ऊपर जाने में, उसको शेप बनाने में। सो मल्टीपल वीक्स, मल्टीपल डेज़ आपको जो है वो लगते हैं उसको ऊपर जाने में, ठीक है। सो ये था ETH का। उसके बाद अगर हम सोलाना को देखें तो मैंने ये इसका चार्ट शेयर किया था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। सो ये मैंने किस बेस पे कहा, देखें ये टॉप था, मार्च का टॉप था, इसको इथेरियम ने सोलाना ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो अक्लमंद बंदा है वो अगेन जब भी कोई इस तरह की कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन है ना, एक रेंज थी, जब भी कोई चीज़ उस रेंज को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करने लाजमी आती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा नहीं आती, अगेन क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना रिस्क कम करने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर बाय नहीं कर सके, यहाँ पे बाय नहीं कर सके, तो आप यहाँ पे बाय मत करो, यहाँ पे बाय मत करो, वेट करो प्राइस को कूल ऑफ होने का, उसको एक जगह पे सपोर्ट बनाने का, वेट करो एक पुल बैक का कि मार्केट कहाँ आती है। तो ये लेवल है, अगर आप इसको वीकली पे लेके जाएं सो आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी एक कंसोलिडेशन थी जिसको सोलाना ने जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन थी, एक रेंज थी, उसको ब्रेक किया है। अब आके उस रेंज को इसने टेस्ट किया है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि सोलाना जो है आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगेन मेरे लिए एक ये चीज़ ना फजूल सी होगी कि एक कॉइन ने इतना टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया और वो यहाँ से ऊपर जाने के बाद डिविएशन दे और नीचे आ जाए। लाइक मेरे लिए ये बहुत अजीब सी बात है कि भाई तुमने ब्रेकआउट क्यों किया इतनी कंसोलिडेशन के बाद, सिर्फ तुमने ये इतनी कंसोलिडेशन की थी इस छोटे से फेक आउट के लिए, ठीक है।
सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस लेवल को होल्ड करें और होल्ड कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने दिया था अभी तक ये ऑलमोस्ट 9% जो है वो अप है। अगेन इसको टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये अब यूँ मैंने कहा है तो ये यूँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मे बी ये पुल बैक ले, इस तरह कंसोलिडेट करे, ऊपर जाए नीचे, तो एक राउंड द बॉटम जो है ये स्ट्रक्चर बना के उसके बाद जो है वो इस तरह कंटिन्यू जो है वो ये कर सकता है। ठीक है, चीज़ों को टाइम दिया करो। ठीक है, अगेन ये जो कैंडल्स बन रही होती हैं ये डेली की, एक दिन की कैंडल है, एक वीक की, एक हफ्ते की कैंडल है, तो टाइम लगता है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कोई चीज़ बाय की है, बस वो अभी जो है ना वी शेप में रिकवरी दे के आसमान पे चली जाएगी। चीज़ों को टाइम दिया करो, सब्र रखा करो। ठीक है, चार्ट्स को बिगर पिक्चर पे देखा करो, वीकली से स्टार्ट, मंथली से स्टार्ट किया करो कि चार्ट क्या कह रहा है, बीटीसी क्या कह रहा है, बीटीसी डोमिनेंस क्या कह रही है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और जो है उस ऑल्ट कॉइन में जो है वो इन हो, फिर जो है आपको पता लगता है। अच्छा, उसके बाद टोटल 2 है, वो मैंने बताया था कि जो टोटल 2 है एक्सक्लूडिंग बीटीसी, मींस के बीटीसी को निकाल के जो ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप है वो है ये। तो ये भी ठीक लग रहा है, इसने अच्छी करेक्शन ली है। ठीक है, मैं तो कह रहा था कि यहाँ तक आ जाता, लेकिन अगेन यहाँ तक आ गए, बड़ी बात है। ठीक है, सो अच्छा होल्ड कर रहा है इस लेवल को। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करता तो अगेन और मज़ीद करेक्शन आएगी ऑल्ट्स में, और ये यहाँ तक भी आ सकता है, $1.22 ट्रिलियन तक आ सकता है। और आपने देखा कि जब भी जो टोटल 2 जो है उसने इतना एग्रेसिव जो है, इतना एग्रेसिव जब भी उसने एक पंप दिया है, सो वो ऐसे नहीं जाता ऊपर, उसमें करेक्शंस आती हैं। ठीक है, जब भी एक एग्रेसिव पंप दिया है, ठीक है, उनमें करेक्शंस आई हैं। ठीक है, यहाँ पे यूँ समझे हम इस फेज़ में हैं इस वक्त। ठीक है, आपने देखा कि पंप दिया, करेक्शन आई, फिर पंप, करेक्शन, पंप, बड़ी करेक्शन, पंप, उससे बड़ी करेक्शन, फिर ऊपर जो है वो टोटल 2 जो है वो इतना पंप किया, ऑल्ट कॉइन आपके आसमान पे चले गए थे। अगेन अभी देखो यहाँ पे क्या करेक्शन आई है, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप ज़रा इसके साथ कंपेयर करो ना, इसके साथ कंपेयर करो तो कितनी करेक्शंस आई हैं। ठीक है, ये इस तरह की करेक्शन आपको देखने को मिली या अभी तक टोटल 2 में नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो जब इस तरह की करेक्शन आएंगी तो आपके ऑल्ट्स कॉइन बेड़ा गर्क होगा उनका। ठीक है, अगर इस तरह की करेक्शन आती हैं तो सो हिस्ट्री को देखा करो पीछे कि हिस्ट्री में क्या चल रहा है, वो आपको एक पिक्चर दिखा देती हैं कि हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, अभी भी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 4 साल के बाद बुल मार्केट आती है, बेयर मार्केट, बुल मार्केट का साइकिल 4 साल का है, तो अभी भी वही हो रहा है। और एग्जैक्ट टाइमिंग देखिए, मार्केट में ना टारगेट्स वारगेट्स ये कुछ भी नहीं होते, मार्केट सिर्फ टाइमिंग पे चल रही होती है। टाइमिंग्स ही सब कुछ होती है मार्केट के अंदर। ये टारगेट्स इतने पे जाएगा, फलां 250 पे जाएगा बिटकॉइन, ये सब बुलशिट है। ठीक है, ये सब बकवास है। 250 पे नहीं जाने वाला, $250 पे, $2.5 लाख पे। ठीक है, मैटर क्या करती है, टाइमिंग्स। ठीक है, और इस वक्त जो आपका पूरी प्राइस एक्शन है वो टाइमिंग्स को फॉलो कर रही है या हिस्ट्री को फॉलो कर रही है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम कहें यार ये इस बुल मार्केट में जो है वो एक नई चीज़ हो रही है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो सर, मैं सवाल करना था कि सर आपने कहा बुल मार्केट 4 साल बाद आती है, आपने ये भी लेके साथ साथ बताया हुआ है कि जो नवंबर का महीना होता है, दिसंबर का, और Q1 उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट एथेरियम्स और ये सारे तकरीबन ऑल्टकॉइन्स जो होते हैं पॉप करते हैं। लेकिन तो सर बुल मार्केट 4 साल बाद मतलब का क्या रिलेशन है? हर साल के एंड के अंदर और शुरू के नए साल के अंदर पंप्स नहीं आते मार्केट के नहीं अंदर? मैंने हर कहा है साल 4 साल एक पीरियड है, साइकिल है, मतलब 2 साल बुल मार्केट, 2 साल बेयर मार्केट, ये कह रहा हूँ मैं।
नहीं मतलब साल के एंड के अंदर हर साल के एंड के अंदर दिसंबर, नवंबर, जन और क्वार्टर वन जो आ जाता है दिसंबर या क्या कहते हैं जनवरी या फरवरी, उसके अंदर कोई मतलब क्या कहते हैं पंप नहीं आता अच्छा। लेकिन आपने तो दिखाया हुआ है कि मतलब नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना तो बड़ा नहीं अच्छा रहता है मार्केट। नहीं, वो Q4 एवरेज अच्छा है ना। अगर आप उसको एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि वो होगा। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, जी यही चार्ट के मुताबिक। ये देखो, ये आपको यहाँ पे रेड नज़र नहीं आ रहे, ये अगस्त आपको रेड नज़र आ रहा है, ये रेड नज़र नहीं आ रहे, अक्टूबर आपको रेड नज़र नहीं आ रहा 12%, नवंबर आपको रेड नज़र नहीं आ रहा 7%, 17%, 36%, रेड भी तो है ना, ठीक है। ये थोड़े थोड़े कम है, लेकिन कम है, एवरेजली बेहतर है। हाँ मतलब साल के एंड अच्छा सर, ये जी, ये देखो बुल मार्केट कब आई थी, 2017 में, 2016 में। ये देखो, ये ग्रीन है, आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। बेयर मार्केट कहाँ पे थी, 2018 में, 2019 में, ये रेड है, ठीक है। उसके बाद 2021 में बुल मार्केट आई, 2020 में, 2021 में। तो आपने देखा अक्टूबर बुलिश था और 2020 ये आपको बुलिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो एक 2022 माइनस में से जा 2021 2022 ये बेयर मार्केट थी, ठीक है। ये रेड है सारा, ठीक है। अब बुल मार्केट में है तो ये सारा ग्रीन है, समझ आई है। सही सो सही सही। ये चीज़ है। उसके अलावा सर ये जो आपने अच्छा कहा सर, है कि जी जी, चलिए आप करें, कहिए कहिए आप बात करें। हम लोग अभी हमारा कंक्लूजन ये बना है कि हम लोग नॉर्मल क्रैशेज जैसे 20 से 30% का क्रैशेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार देखो, अभी की मैं एक मार्केट में, आपको बुल स्ट्रैटेजी मार्केट में। बताता हूँ, ये ना आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं इस मार्केट में ना आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर आपने सक्सेसफुल होना है। अदरवाइज़ जितनी बुल मार्केट है आप लूज़ करोगे, क्योंकि आपकी ग्रीड बढ़ती जाएगी, आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। सबसे पहली बात ये है कि आपका टारगेट है कि मैंने ना क्रैश से पहले 40% मार्केट से आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऑल इन हुए हो इस वक्त, ये उनके लिए है जो अब इस वक्त ऑल इन है, जो कहते हैं कि मैं क्या करूं। अभी आपका फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मैंने 40% मेरा टारगेट है, मैंने क्रैश से पहले, अगेन ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ क्रैश आएगा, लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए देखें, मैंने हिस्ट्री के बेस से आपको बताया, ठीक है। आपको आप मेरी चीज़ से मेरी बात से जो है वो सेटिस्फाई करते हो तो ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जी रीजंस जी। हैं, ठीक है। अब आपका टारगेट है कि मैंने इसको 40% पे लेके जाना है अपना पोर्टफोलियो, जो मैंने आउट करना है मार्केट से, क्योंकि मैं इस 40% को यूज़ करूँगा क्रैश में, ठीक है। सो अब अभी आप 100% मार्केट में हो, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब मार्केट ऊपर जाती रहे, आपके ऑल्ट कॉइन पम्प करते रहे, तो आपने ना कट करते रहना है प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस को। आपने क्या करना है कि कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म कर गया, वहाँ से आपने 5% निकाल लिया, ठीक है। कोई कॉइन पम्प कर गया, आपने वहाँ से 10% निकाल लिया। तो आपका अल्टीमेटली जो ये जो मीटर है, ये पूरा मीटर है, आपने इसको पूरा करना है 40 पे ले जाके, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि यार जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएं, मेरे पास एटलीस्ट 40% कैश हो, ठीक है। और जितनी मार्केट ऊपर जाती रहेगी, आपका जो मीटर है ये बढ़ता रहेगा, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। अगर ये मीटर चल नहीं रहा, आप जो है वो बुक ही नहीं कर रहे, अल्टीमेटली जब क्रैश आएगा, आपने जितना कमाया होगा वो सब रिवर्स हो जाएगा। सो आपने इस मीटर को चालू रखना है, आपने प्रॉफिट बुक करते सर हम कॉइन्स का टारगेट कैसे निकालें? जैसे हमारा कोई कॉइन है वो $1 ऑन एवरेज चल रहा है अभी, तो हम उसको बुल रन में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये किस तरीके से हम यार वो देखें? तो बुल रन में ज़रूरी थोड़ी है हर कितना कॉइन जो कितना है एक साथ ही सेम टारगेट होंगे। कोई 10x करेगा, कोई 5x कर लेगा, कोई 2x करेगा, कोई अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक नहीं कर सकेगा। सो इट डिपेंड्स के मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो कितनी ज़्यादा अच्छी उसकी टीम है, उसके टोकनॉमिक्स कैसे हैं, वो एक अलग बहस है कि जैसे टारगेट कितने होंगे। SCI जैसे अच्छे फंडामेंटल से कॉइन है, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? कितने यार एक्सेस? SCI तो अभी तो शॉर्ट टर्म में, तो मिड टर्म में $1 पे जाएगा ईजीली,
आंखें बंद करके जाएगा $1 पे। कौन सा जाएगा सर कॉइन? कौन सा? SCI, ठीक है। ऐसी अब यूँ नहीं है कि वो कल चला जाए, परसों चला जाए, 1 महीने बाद जाए। क्या आपने चीज़ों को टाइम देना है, ठीक है। और आपने देखा है कि पेशेंस वाला बंदा कभी मार नहीं खाता मार्केट में। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखा रहा था, मीटिंग एंड होने वाली है। मैं ये बात कर रहा था कि भाई टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट में। टारगेट्स वारगेट सब बकवास हैं। आप ज़रा देखो कि जो पिछली बुल मार्केट का टॉप था, उससे अगली बुल मार्केट के टॉप में कितने दिन लगे थे, मतलब बेयर मार्केट बुल मार्केट में कितने दिन लगे थे। 200 सॉरी, यहाँ पे नहीं है। $1435 दिन, 3.5 साल समथिंग। ठीक है। मतलब 3.5 साल का ये पीरियड था। अच्छा, अगर आप पीछे चलो, अब पिछली बुल मार्केट में चलते हैं। कितना टाइम लगा है यार, कितना टाइम लगा है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी हाँ जी जी। अच्छा, मैं जल्दी करता हूँ यार। ये मैं ना बहुत, इसको ज़रा गौर से सुनना है कि टाइमिंग कितनी ज़्यादा वर्क करती है मार्केट में। यहाँ से यहाँ तक टॉप कितने में दिन में लगा? 1400 यार, एक तो एग्जैक्ट डे निकालता हूँ। ये तकरीबन 1428 1435 दिन में, ठीक है, 1428 दिन में। अच्छा, अब पिछली बुल मार्केट से, यानी 2000, ये वाली जो बुल मार्केट थी, यहाँ से मेजर करते हैं। कितना टाइम लगा? 1484, 1484 डेज़। देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटी है, सिर्फ 20-30 दिनों का फ़र्क है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम पिछले बुल मार्केट के टॉप से अब वाला टॉप जो है अगर मेजर करें, ये टॉप है पिछली बुल मार्केट का। और यहाँ से अगर हम 14, यहाँ से अगर हम ये 1435 दिन चलो लगा लो, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ जाके 1400, अगर 1480 भी लगा लें, 1470 लगा लें चलो, तो आपको नज़र आ रहा है कि नवंबर 2025 मार्केट अपना टॉप बना लेगी। मतलब कि अक्टूबर नवंबर में जाके बिटकॉइन अपना टॉप बना सकता है। मतलब कि इस साइकिल का जो टॉप होगा वो नवंबर में जाके कहीं लग सकता है, अक्टूबर नवंबर में जाके, Q4 में, Q4 2025 अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। तो ये हम लोग जो ऑल सीजन देखेंगे तो इनमें जनवरी फरवरी में देखेंगे ना, इसमें हमें सारे एक्सेस मिलेंगे, इसी में हम एग्जिट करेंगे। हाँ जी, आपको जो नहीं, ऑल सीज़न आपका पूरे साल ही रहेगा। मतलब कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ जो है वो चंद दिन आएगा, वो कुछ आएगा, वो ऑल सीजन इस तरह होगा कि कॉइन्स, ये नहीं कि एक दिन ही सारे पंप कर जाएंगे, एक हफ्ते में सारे। मतलब कुछ ये होगा कि कुछ कॉइन्स, कुछ नैरेटिव्स पहले पंप कर रहे होंगे, कुछ बाद में। अगर आप गेमिंग कॉइन का नैरेटिव देखो ना, वो बुल रन के आखिर में पंप करता है। समझ आ रही है? जो गेमिंग नैरेटिव है, जो लो कैप नैरेटिव है, लो कैप कॉइन्स, वो एट दी एंड में, मतलब मार्केट के एंड में पंप करते हैं। पहले हाई कैप्स पंप करेंगे, फिर मिड कैप्स, फिर पैसा जो है वो ये गेमिंग टोकन्स में और लो कैप्स में आएगा, ठीक है, ये पंप करेंगे। तो इतना टाइम पीरियड लग जाएगा उनका। एक मतलब 2025 आपका पूरा बुल मार्केट में ही गुजरेगा इंशाल्लाह।